चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें ना सबसे पहली चीज़ जो है ना मेरे नज़दीक इस वक्त हमें जो सीखनी चाहिए ना वो ये है डिस्पोजेबल ऑफ कैपिटल एसेट्स, जिसके अंदर एक एसेट एक बंदा है ए, उससे बी तक पहुंचता है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, ए बंदे से बी तक चीज पहुंचने में आपने एक ही तरीका सीखा है और वो है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, जबकि यानी फर्नीचर खरीदना या सोना खरीदना या कोई आपने ही सीखा, लेकिन चीजें जो है ना वो गिफ्ट भी हो जाती हैं। कैपिटल एसेट दूसरे को गिफ्ट भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि चीजें अक्सर सक्सेशन में भी मिल जाती हैं, विरासत में मिल जाती है, वालिद की तरफ से, ठीक है, वालदा की तरफ से, दादा दादी की तरफ से। अच्छा, एओपी में भी अक्सर चीजें मिल जाती हैं। आप कहेंगे नहीं सर एओपी में सिर्फ पैसा मिलता है, नहीं, एओपी में भी अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों ने तय किया होता है कि जी हम जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे ना, पैसा डी वैल्यू होता है, हम 10-10 ग्राम के ना सोने के बिस्किट रख लें। तो जब वो स्प्लिट होते हैं या अलग-अलग होते हैं तो वो 10-10 ग्राम के बिस्किट आपस में बांट लेते हैं। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, कंपनी की लिक्विडेशन में भी ऐसा हो जाता है कि कोई कैपिटल एसेट्स आपके इससे आ जाते हैं, जैसे कि कोई ज़मीन, प्लाट, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। तो इसलिए सिर्फ चीज़ खरीदने से नहीं आती बल्कि और भी इसके तरीके हैं। तो लॉ इसको कैसे कहता है? लॉ कहता है सक्सेशन में आती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब शराकत। 3 पार्टनर थे, वो अलग-अलग हुए। जब वो अलग-अलग हुए तो उन्होंने कहा कि हमने सोने के बिस्किट रखे हुए 3, हाँ जी, 10-10 ग्राम के, तो ये आपस में बांट लेते हैं। 6 रखे हुए तो 2 बांट लेते हैं। तो ये हो सकता है। और फिर इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बिक गई, कंपनी खत्म हो गई, तब भी ये चीजें आपको दस्तयाब हो सकती हैं कि आपस में इस तरह की तकसीम हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब लिखते थे ना ए माइनस बी, तो ए होता था कंसिडरेशन और बी होती थी इसकी इक्विजिशन कॉस्ट। इक्विजिशन कॉस्ट, तो आप कहते थे बी कंसिडरेशन है, ए कंसिडरेशन है और बी जो है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है। अब सवाल ये है कि जब आपको किसी दूसरे ने वो चीज दी तो कॉस्ट आई नहीं, तो फिर तो आपको वैसे ही मिल गई, किसी ने आपको गिफ्ट कर दी है वैसे ही मिल गई, फिर तो कॉस्ट आई नहीं, फिर क्या होगा? तो ऐसी सूरत में जब आपको चीज वैसे ही मिल गई, आपको उसके लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ा पैसे वगैरह खर्च करने का, तो ऐसी सूरत में वो जिस दिन आपको मिलेगी उस दिन की डेट देखनी पड़ेगी और उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को उसकी क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट मान लिया जाएगा। यानी कि उस दिन की जो उसकी FMV है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो कॉस्ट मान ली जाएगी जिस दिन वो आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को अगर ये सवाल बनाना है तो उसको ऐसी सूरत में सवाल में बताना पड़ेगा कि अगर तो एक्विजिशन क्या है तो एक्विजिशन की उसे कीमत बतानी पड़ेगी, जो पहले वो बता रहा है पिछले सवाल में। और अगर वो इनमें से किसी सूरत में आपको मिली है तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर डेट को जब भी आपको ट्रांसफर हुई उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू इसकी क्या थी। ये लाजमी उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम उस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, जो मर्जी करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए फिर तो फॉर्मेट है ना, तो ये छोटी सी बुक है, उससे हमने लिया है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और एक्विजिशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट, जब ये ट्रांसफर हुई हो। ये तो आपने पढ़ लिए ना ABCD सारे। अब इसके लिए एक छोटा सा सवाल है कि मिस आयशा रिसीव अ ज्वेलरी सेट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। ज्वेलरी सेट वाज परचेज बाय हर मदर, कितने में? 1 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी सेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इज 1,20,000। मिस आयशा सोल्ड द ज्वेलरी आफ्टर
2 months। तो मुझे लगता है आयशा भी कुछ सूटा शूटा मारती हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें जैसे सेट मिला उन्होंने आर्टिफिशियल सेट भी बेच दिया। क्या हाल। तो ये वैसे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि सूटाबाज लोग होते हैं, चीज अपने पर रखते ही जल्दी बेच देते हैं। नहीं, चले हमें क्या लगे, हमें टैक्स पास करना है तो a माइनस बी, तो इसको क्या कहेंगे आप, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो कंसिडरेशन है ये बन गई आपकी शाबाश 15,000 नहीं 1.5 लाख होनी, 1.5 लाख होनी चाहिए, 1.5 लाख। और जो इसकी इक्विजिशन है वो 1,20,000 करेगी, क्योंकि जिस दिन उसे मिली थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, ना कि जिसमें उसकी वालदा ने खरीदी थी। ये तो हर सवाल में दिया होगा कि जिस दिन मिली थी उस दिन फेयर मार्केट ये थी, लेकिन इसके वालिद ने, इसके भाई ने, इसके दोस्त ने जिसको दी है उसने इतने में खरीदी थी। इसका मकसद ये होता है कि अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है तो होने दो, हमारा क्या जाता है, हमें तो एक वैल्यू देनी है ना। तो वो हमेशा एक वैल्यू आपको इजाफी देगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये बंदा कितना को कंफ्यूज हो सकता है। ठीक होगी ना बात। अच्छा, अब इसमें ये बात जो है ना ये डिस्कस हो चुकी है आपके साथ कि ये जो US 21 वाली लिस्ट है ना, ये हो चुकी है, और दूसरे हेड से जो खर्चा आ रहा है उसके अंदर डाला नहीं जा सकता। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। अब आप कहेंगे ये सारी बात किसी एक जगह पे लिखी हो, तो सारी बात किसी एक जगह पे भी लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी बात पढ़ने जा रहे हैं जो थ्योरी में तो लिखी है लेकिन प्रैक्टिकल में हम ऐसे नहीं करते, इवन एग्जामिनर भी ऐसे नहीं करता। कहता है कि अगर फर्ज करें नफे की बजाय क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो लॉस को कैसे फाइंड आउट करोगे। कहता है फिर ए को कास्ट कर देना और बी को कंसिडरेशन कर देना। तो ये थ्योरी के हद तक ठीक है, अमली तौर पे ठीक नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्योंकि फिर वो नेगेटिव वैल्यू खुद नहीं आती। समझे बात को। अगर ए को लॉस की सूरत में ए को कास्ट कर दें, बी को कंसिडरेशन कर दें, तो हम मान लेते हैं कि थ्योरी में लिखा है तो ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर लॉसेस के लिए डिडक्शन का फार्मूला पूछा जाए तो आपने ए को कास्ट और बी को कंसिडरेशन कर देना, और जो उसमें से रिमाइंडर आएगा उसको आपने कह देना ये लॉस है। लेकिन अमली तौर पे हमने ऐसा नहीं करना, किसी भी सवाल में नहीं करना। क्लियर जी। तो बस यही है, और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी चीजें जो है वो आपकी देखी पानी। क्लियर जी। क्या फर्क है इस्लाम में के और बी को कंसिडरेशन कर देना थ्योरी के हद तक, एंड नेवर गो फॉर एनी टाइप ऑफ द थिंग्स। किसी ऐसी चीज में आपने नहीं पढ़ना। ये वही आपका लॉ है जो आप पढ़ के आए हैं। इफ यू डिडक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन अदर हेड ऑफ इनकम, तो वो तो हमने कहा है कि वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ये आप पहले कर चुके हैं कि नो लॉस शेल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट। ये मैंने ना वो टेबल में आपको पढ़ा दिया था। टेबल जो है वो तो मैंने बनाया था ना, लॉ में तो टेबल नहीं था। लॉ में ये लिखा हुआ है, लॉ में अब लिखा है कि नो, मैंने कहा दिखा भी दूं ना लॉ कि लॉ क्या, लॉ कहता है नो लॉस शेल बी ट्रीटेड ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। और ये वही वाले हैं ना, पेंटिंग, स्कल्पचर। तो इसका मतलब वहां कहेगा गेन को टैक्स लगा देना लेकिन लॉस को डिडक्ट ना करना, यही वो कह रहा है। ठीक होगा बच्चों, लॉस को डिडक्ट ना करना। तो ये बच्चों ये तो आपकी देखी वाली चीज है ना, ये वही वाली डायग्राम टेबल है जो हाथ से बना हुआ था। अगले लेक्चर में मैंने बना लिया होगा जरा खूबसूरती के लिए। ठीक है ना, ये आपको याद है, और 75% वाला भी याद है। चलो अब बताओ, जमाल परचेज जीटी प्राइवेट। हाँ जी, कितने में खरीदे हैं? बेचे कितने के हैं? 80,000। कितने का गेन हुआ? 80,000 माइनस 50,000। क्या कहेंगे आप, ए माइनस बी। 30,000 का फायदा हुआ। मल्टीप्लाई करूंगा ना करूं? करना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 75% के साथ 24,000 हो जाएगा ना, 22,500। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ये बात हमें याद दिलाने के लिए आपको कराया गया। अब देखिए ये छोटे छोटे सवाल किताबों में दिए थे, मैंने कहा हम भी कर देते हैं ताकि कोई किताब आप पढ़े तो कहे जी इसमें तो दिए, सर ने तो ऐसा कराया कुछ नहीं। तो मैंने कहा हम फर्ज पूरा कर देते हैं, क्योंकि एक किताब में थे तो मैं भी सारी किताबें पढ़ के आता हूँ। मैं कहता हूँ किसी किताब में भी देख के कोई ये ना कहे कि यार ये तो सर ने देखा ना। अच्छा बच्चों,
जुलियस परचेज शेयर ऑफ जेटी कंपनी, कब खरीदे? 15 जून 2019 को, और बेचती है कितने में? 5000। तो क्या रूल बाय रूल तो ये होगा, ए माइनस बी लिखते हुए आप 30,000 इधर लिखेंगे और 5,000 उधर लिखेंगे। क्यों? ये वैसे बड़ी गलत बात है यार, ये 20 होगा ना यार, 20 हो गया इसको 20 कर दे। इंसानों से मैं कहता हूँ अच्छी खासी गलतियां होती हैं, इसीलिए तो आप लोगों को साथ लेके पढ़ा रहा हूँ। ये हाँ सही बात है। ये लो, अब जरा इसकी सेंस देखो सवाल की जी। लेकिन अब क्या किया है कि कॉस्ट उधर कर दी और कंसिडरेशन उधर कर दी। क्यों? सस्ता भी क्या ना, तो थ्योरी के मुताबिक ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉस होने की वजह से, क्या होने की वजह से? लॉस होने की वजह से आप इसको 75% से मल्टीप्लाई वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैसे लॉस है। तो आप लिख देंगे कि इसमें 25,000 रुपए का लॉस आया। अच्छा, अगर आप a माइनस बी यूं भी कर देंगे, a 5,000 माइनस, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये कि उसमें न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, तो ये ज्यादा बेहतर है। ए की फॉर्म कोई इशू नहीं है, वो बस इसलिए कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया। ये तो वैसे भी एग्जाम सवाल है ही, ये तो वैसे भी वो बुक चुक से कॉपी किए होते हैं सवाल। अच्छा बच्चों, ये क्या है? अनलिस्टेड कंपनी। अब समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट है, और अगर अनलिस्टेड कंपनी हो जाए तो वो भी प्राइवेट ही काउंट होगी, क्योंकि अनलिस्टेड है। चाहे वो एक दिन के लिए अनलिस्टेड हो जाए तब भी वो क्या कहलाएगी? वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगी। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, अब बच्चों ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपके सामने बात आए ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो आपने याद रखना है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिफरेंट वे में ट्रीट करना। पब्लिक कंपनी का शेयर हमने इस तरह ट्रीट नहीं करना, उसका तरीका अलग है। ठीक है? और उसका तरीका क्या अलग है? उसका तरीका ये है कि वो सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट होगा, वो इसके अंदर ट्रीट नहीं होगा। दैट इज ट्रीटेड इन द फाइनल टैक्स रिसीव, कोई इधर नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल अच्छा खासा लेंथी है, किसी पास पेपर का सवाल है, ठीक है ना, और इसको रद्दो बदल करके बनाया गया। कोई एक आधा एंट्री कम ज्यादा कर देते हैं हम, ताकि अर्ली स्टेज में बच्चा सॉल्व कर सके। तो इस सवाल को सॉल्व जो है वो आप, मेरा ख्याल है अभी ट्राई करें। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे करेंगे। आप ऐसा करें, लिखें टैक्स ईयर 2022 हमने कंसीडर किया है, 22 गुजर चुका है। इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखें, कितनी लिखेंगे? 9 लाख। यहाँ 9 लाख लिख दिया, थोड़ा सा इधर करके क्या लिख दिया? 9 लाख रुपए आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है? अच्छा, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई, और कोई चीज इसके अंदर नजर आती है आपको? इनकम फ्रॉम सैलरी है ही नहीं, होती तो हम जरूर लिखते हैं। लेकिन अब देखिए इसके अंदर और क्या है। देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। देखिए, महंगे बेचे सस्ते खरीदे, गेन है। टाइम्स बार देखिए साल से ज्यादा है, 75% होगा। अच्छा, ये देखिए आपने 5 के बेचे 20 के खरीदे, लॉस है। टाइम बार मैटर ही नहीं करता, सीधा लॉस चला जाएगा और डिडक्टेबल होगा, माइनस करेंगे आप। अच्छा, अब देखिए डी पब्लिक अनलिस्टेड है, तो 20 में से फिर 10,000 का नुकसान किया आपने। अब भी यहाँ टाइम बार काउंट करने की जरूरत ही नहीं, लॉस में जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए 2 लाख के बेचे 60,000 के खरीदे, अच्छी खासी मार्जिन में कमाया आपने। सवाल ये है, इस पे साल गुजर गया? नहीं, साल नहीं गुजरा, 11 महीने बनते हैं। ठीक है, पूरे का पूरा जाएगा। अब ये असल में कहानी है इसके अंदर। अब आगे अगर ज्वेलरी ऑफ वाइफ, वही बात हुई ना, आपने भी कहीं बेचने का इसमें सुन लिया और बेचता जा रहा है। लेकिन ज्वेलरी तो जाहिर है काफी अरसे पुरानी है, तो 75% हो जाएगा उसका।
पेंटिंग जो है उसमें खासा नुकसान उठाया तो मेरा घर ही क्लियर किया इसने, ठीक है। ये काउंट होगी पेंटिंग में लॉस है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, डिडक्शन अलाउड नहीं है इसके अंदर। तो आप लिखेंगे कि यहाँ डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। अब जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है इसका मसला क्या है, ये कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन जो के हैं वो आपके शेयर्स हैं, तो इनका नफा नहीं है, वो खुद लिखा हुआ एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। कॉइन को ट्रीट करना है और डिस्पोजल ऑफ कार को ट्रीट करना है, और डिस्पोजल ऑफ कार को क्या लिखेंगे, मूवेबल कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो बनाए एक बैलेंस शीट, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप। हट गया, चलो अब फिर हो सकता है लेकिन थ्योरी में आ जाता है। अच्छा, उसको ना थ्योरी वाले सवाल को टैकल करने का तरीका आपको बताता हूँ जिससे काबू आ जाएगा आपके। देखिए सारा आंटी है, इज रेजिडेंट पर्सन, she disposed of following assets during the tax year 2017 कह लीजिए, 7 कह लीजिए। A painting which she inherited from her father sold for, ठीक है जी, अच्छा 12,50,000। the market value of the painting at the time of inheritance कितनी थी, 15,50,000। the painting was purchased by her father for 1 million। तो मैटर नहीं करता, बात ये उसे जब मिली थी तब कितनी की थी। अब सवाल ये है कि कहता है कि जी क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच अबव ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यानी डिस्कस करें, कैलकुलेट नहीं, असेसमेंट नहीं, एस्टीमेट नहीं, डिस्कस। अब डिस्कस करना है तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अब स्टेटमेंट से ना बच्चों की बड़ी जान जाती है कि यार क्या लिखे इसके अंदर। देखिए आपने ना इसके अंदर 4 या 5 पॉइंट बना लेने। पहली बात ये कि आपने लिखना है इसका कि इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, टैक्स लायबिलिटी। दूसरा आपने इसके अंदर लिखना है आउटकम, नतीजा क्या निकला इसका, ठीक है। तीसरा आपने लिखना है इसका नेचर, और फिर लिखना है आपने ड्यूरेशन, ठीक है। हर केस को ये लिख लें। अच्छा अब देखिए सबसे पहली बात ये कि ये जो केस है इसमें पेंटिंग बेची गई है जिसमें आउटकम ये है कि लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा ड्यूरेशन यहाँ पे नॉट मैटर, क्योंकि क्या हो गया, लॉस हो गया। नेचर ऑफ गुड क्या है, ये गुड जो है ये कैपिटल एसेट है, ठीक है। और टैक्स लायबिलिटी इसकी ये है कि ये नॉट डिडक्टेबल है। अब आप सेंटेंस बना देंगे, इन दिस पर्टिकुलर डील सालेहा आंटी इज इन लॉस by selling a capital asset of duration not matter, because loss is not deductible, loss deductible नहीं होता, इसलिए यहाँ टाइम मैटर नहीं करता। तो आपको एक लाइन लिखनी है, वो जो लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है कि इन दिस केस नंबर 1 Saleha aunty is selling a capital asset, that is a painting given by her father, ये आप चाहे इजाफी लिख लें, and here duration not matter because it's a case of loss and loss is not deductible under this particular provision of law। इस provision of law में इसको माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये 4 चीजों को जैसे आप चाहे लिख लें, सेंटेंस बनाना है आपने इसका। अच्छा अब दूसरा केस देखते हैं, शी सोल्ड ज्वेलरी, कितने में, 23 लाख में परचेज की थी इसके हस्बैंड ने, और मार्च 2005 को इसे दी गई थी, है ना, मार्च 2005 फॉर रुपीज इसने बेच दी, सॉरी। अब इसे शोहर ने इसे दी थी कितने की, हाँ 23 लाख में दी थी, नहीं सॉरी 23 लाख में उसने बेची है
और उन्होंने जब दी थी उस दिन तो वो खरीद के लाए 13 लाख। ऐसा उन्होंने मजीद फेयर मार्केट वैल्यू से लिखी कि जिस दिन वो लाया होगा उसको उसी दिन दे दी होगी, बर्थडे होगी ना उसकी, तो उसको दे दी होगी और उसको 23 लाख उसने बेच दिया। अब यहाँ पे मसला ये है कि दिस इज अ पर्टिकुलर केस इन विच शी हैज गेन, उसने कैपिटल गेन किया और ये कैपिटल एसेट भी है और ये टैक्सेबल है बिकॉज ये गेन है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, लिहाजा इसको रिड्यूस किया जाएगा इसके गेन को बाय 75%। अब इसका सेंटेंस लिखेंगे आप कि सारिया आंटी सोल्ड ज्वेलरी विच वाज गिवन बाय हर हस्बैंड इन विच शी गेन। आप चाहे तो गेन कैलकुलेट करके बता दें, आप चाहे तो गेन कैलकुलेट करके बता दें, इन विच शी गेन एंड इट इज टैक्सेबल बिकॉज इट इज अ कैपिटल एसेट। ठीक हो गया, इज द कैपिटल एसेट, नो प्रॉब्लम जी। और आप चाहें तो बेशक इसके अंदर जो गेन है उसका अंदाजा करके बता दें, तो जी ये 23 लाख का था बेचा है और आया कितने का था, 13 लाख का आया था, तो ये जनाब इसके अंदर 10 लाख का इन्हें फायदा हो। मैंने मुख्तसर लिख दिया, आप जाहिर आप तो पूरी वैल्यू लिख सकते हैं, अच्छा, लेकिन कैलकुलेशन याद नहीं या रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, तो ये हमेशा पहले ना आपने रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि डिस्कस करने को कहा गया है यहाँ। अच्छा, और अगर डिस्कस करने को किया गया है तो चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स हो, पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट के हों, जो भी हो, आपने हमेशा ये करना है 4 हेडिंग बनाए, उन 4 हेडिंग के अंदर पुट किया और पुट करके उसको सेंटेंस बना दिया। बेशक आप लेटर ऑन प्रैक्टिस जब करेंगे तो हो सकता है ये टेबल आपके जहन में बने, कागज से बनाना ही ना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आ गया क्या जी तीसरा केस क्या उनका, शी डिस्पोज ऑफ अ कार, कितने में, 18 लाख में। अच्छा, यहाँ ना मैं सवाल को यही छोड़ दिया, पूछा क्यों, क्योंकि आपने लिखना है कि इट इज नाइदर टैक्सेबल नॉर डिडक्टेबल बिकॉज इट इज मूवेबल, यूजेबल, कंज्यूमर, आर्टिकल कह दीजिए, आइटम कह दीजिए, ठीक है जी, और ड्यूरेशन नॉट मैटर। साथ लिखेंगे ड्यूरेशन नॉट मैटर, या ड्यूरेशन भी मैटर नहीं करता एंड गेन एंड लॉस भी मैटर नहीं करता बिकॉज ये, ठीक है जी। तो वी नेवर गो फॉर दैट। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आप ये लिख दें कि जी यहाँ हुआ तो गेन है, ठीक है, डेप्रिसिएशन 20% 18 की ली और 16 की बेची, हुआ तो यहाँ लॉस है, लेकिन बहरहाल ये लॉस मैटर नहीं करता। ये चाहे तो लिखे वरना इसको छोड़ दें। क्लियर? फर्स्ट केस में हुआ ये था कि इन्होंने बेचा कितने का, 1250 का, और जब इनको ट्रांसफर हुआ तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, याद है ना। अभी हम ला पढ़ गए हैं, और ला क्या पढ़ गए हैं कि हमने उसकी परचेज प्राइस नहीं लेनी। अगर किसी ने गिफ्ट किया है, सक्सेशन में आया, इनहेरिटेंस में आया, तो जिस दिन आया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी, ठीक है। फिर परचेज वैल्यू नहीं लेनी, तो जिस दिन उसे मिला है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा बच्चों, आखिरी केस है, ऑन द 20 अक्टूबर 2006 शी सोल्ड डाइनिंग टेबल टू फहीम फॉर ₹18,000, जो कि इन्होंने परचेज किया था कितने में, 15,000 में। तो मान लिया कि ये बड़ी अच्छी ट्रेडर हैं, चीज़ों को अच्छी तरह डील कर लेती हैं और इसके अंदर ये गेन कर गई हैं, लेकिन मसला ये है कि ये नाइदर टैक्सेबल नॉट डिडक्टेबल। रीजन इज दिस, इज मूवेबल, यूजेबल कंज्यूमर आर्टिकल, हेयर टाइम बार इज नॉट मैटर, तो टाइम बार मैटर नहीं करता। क्लियर? इस तरह का सवाल ये तो आया हुआ है मार्च 2017 में, और इस तरह का सवाल 2019 में गालिबन 3 दफ़ा ऐसा सवाल आया जिसके अंदर कैलकुलेशन की बजाय डिस्कशन के लिए था, ठीक है। लेकिन डिस्कशन का मैं अगर आपको स्टेटमेंट सिखाने लगूँ तो कभी भी नहीं आएगी। तो ये मेरा एक ये यानी मैंने अपना एक टोटका लगा दिया कि बच्चे को एक टेबल बनाना सिखा दें जिसके अंदर वो खुद ही देख लेंगे ये चीज़ क्या है
और जब वो 3-4 पॉइंट्स आ जाएंगे तो उन्हीं के ऊपर वो 2 लाइनें लिख देगा तो उसका काम बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब मेरा ख्याल है कि अगला देखते हैं, मैंने और कुछ रखा था नहीं, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही था। तो अगली प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके अंदर क्या है। 3 बजे अच्छा, तो